नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास आज आपको कराने जा रहा हूं जो आपके 50 क्वेश्चन जो PGTD ट्रिपल SB Tier 2 के बच गए थे वो आज आपको कराऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एग्ज़ाम। ये पहले ओलंपिक खेल आयोजित हुए। प्राचीन ओलंपिक 726 BC, 776 BC, 756 BC, 784 BC। ये इसका आंसर है 776 BC। बिफोर क्राइस्ट, BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से 776 साल पहले। आगे चलते हैं दोस्तों। ओलंपिक खेल कितने सालों में आयोजित होते हैं? हर तीसरे वर्ष, पाँचवें वर्ष, दूसरे वर्ष, चौथे वर्ष। तो हर चौथे वर्ष इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। जो शारीरिक क्षमता व्यक्ति को अपनी शारीरिक स्थिति के में भेद स्पष्ट तरीके से बदलने में प्रभावित होती है, यानी कि अपनी पोजीशन एकदम आदमी किसके कारण बदल सकता है? फुर्ती के कारण। इसका राइट आंसर है एजिलिटी। गति, संतुलन, समन्वय, ये सभी आदमी के बैलेंस से ही हैं, लेकिन स्थिति को बदलने के लिए फुर्ती, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। वायुजीवी स्वास्थ्य बेहतर तरीके से इसके द्वारा पाया जा सकता है। तो तैरना, परिक्रमा प्रशिक्षण, छोटी दूर, बड़ी दूरी की दौड़। जो सहनशीलता को विकसित करने की विधि है, एरोबिक पावर को सबसे अच्छी क्या है? बड़ी दूरी की दौड़। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का यह पार्ट है। आगे चलते हैं दोस्तों। स्टेडियोमीटर का उपयोग इसके मापने में होता है। बल, वजन, ऊंचाई, स्टेडियम का विस्तार। तो इसका आंसर है ऊंचाई। मैंने अपनी पहली सेकंड वीडियो में ये बताया भी था, जिसमें उपकरणों से संबंधित बार बार पूछा जा रहा है स्टेडियोमीटर। पैर का बल इससे सुधारा जा सकता है। ऊंची कूद, डेप्थ जंप, पुशअप, चिनअप्स। डेप्थ जंप से पैर का बल सुधारा जा सकता है। मध्यावधि प्रशिक्षण किसके लिए अच्छा? मध्यावधि प्रशिक्षण मध्यावधि के लिए अच्छा है। आगे चलते हैं दोस्तों। परिक्रमा प्रशिक्षण को यानी कि सर्किट ट्रेनिंग, यह इसके विकास का प्रभावी प्रकार है। बल, तितिक्षा, शक्ति, सहनशीलता। मैंने अपनी जो वीडियो है उसमें पहले बताया भी था आपको कि सर्किट ट्रेनिंग से क्या बढ़ता है? शक्ति, सहनशीलता। एडमसन तथा मॉर्गन ने दी 1957 में। इनमें से कौन सा चक्रीय खेल है? तैराकी, रोविंग, AB दोनों। तो इसका आंसर है तैराकी और रोविंग, AB दोनों। आगे चलते हैं दोस्तों। फुटबॉल के मैच की अवधि होती है 45-10-45। इसमें कोई भी टाइम आउट नहीं होता। आधुनिक फुटबॉल का जनक इंग्लैंड है। डेकाथलन में पॉइंट की सीमा होती है 1 से 1200, 5000 से 1000, 1000 से 1000, D 12000। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 1 से 1200। इसमें पॉइंट होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। डेकाथलन में ये हो गया। डेकाथलन में 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर है 10 बाधाओं की संख्या होती है। इससे आगे चलते हैं। मैराथन की दूरी 43.195, 42.195, 41.185, 40.166। इसका राइट आंसर है 42.195 मीटर। आगे चलते हैं दोस्तों। 3000 मीटर स्टीपल चेज में कुल कितने जंप होते हैं? तो 35 जंप होते हैं। 28 बाधाएँ और 7 जलकुदान। 34, 35, 36, 33 ये इसके ऑप्शन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है 35। आगे चलते हैं दोस्तों। वॉलीबॉल के कोर्ट का मैदान 9x18, 10x20, 11x21, 8x16। तो इसका राइट आंसर है 9x18 मीटर वॉलीबॉल के कोर्ट का आकार है। आगे चलते हैं दोस्तों। पुरुष वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई 240 मीटर, 241, 242, 243। इसका राइट आंसर है 243 मीटर। वॉलीबॉल का जनक मॉर्गन। 1947 में अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना और भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1951 में। मुक्केबाजी के एक राउंड की अवधि होती है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। इसका राइट आंसर है 3 मिनट। आगे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आया है। पावर लिफ्टिंग के प्रकार होते हैं स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, पुल ओवर्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, चिनअप्स। उनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट। ये एस्टेट में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। ये पावर लिफ्टिंग का क्रम है। जूडो में कितने वजन होते हैं? जूडो में 8 वजन होते हैं। 8। सामान्य
तो तैरने के तालाब पूल की लंबाई होती है 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर, 8 मीटर। तो 50 मीटर इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। वजन उत्तोलन प्रतियोगिता में 2 प्रयासों के बीच वजन को बढ़ाना इससे कम नहीं होना चाहिए। तो हमें एक अटैम्प्ट में कम से कम हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा? 5 kg भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में। आगे चलते हैं दोस्तों। हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए कोई भी चातुर्य उपयोग किया जा सकता है सिवाय इसके। पुश भी किया जा सकता, फ्लिप भी किया जाता, स्कूप भी, और हिट नहीं किया जा सकता। पेनल्टी कॉर्नर शब्दावली हॉकी से संबंधित है। डेकाथलॉन का अंतिम मद होता है जेवलिन थ्रो 100 मीटर, 1500 मीटर, 800 मीटर। मैंने अपनी प्रतियोगिता ये जो वीडियो बनाई है उसमें आपको बता था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 1500 मीटर इसका राइट आंसर है। वायुजीवी व्यायाम इसके विकास में सहायक है। गति, बल, फुर्ती, तितिक्षा। तो इंडोरेंस के लिए वायु एरोबिक व्यायाम सहायक है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण चक्र अत्यधिक लंबा होता है? व्रत, सूक्ष्म, मध्य, साप्ताहिक। माइक्रो, मैक्रो, मेसो। तो सबसे बड़ा है मैक्रो, माइक्रो है सबसे छोटा। LSD लो स्लो डिस्टेंस प्रशिक्षण व्यायामी के लिए उच्च तीव्रता प्रशिक्षण से कुछ राहत इस प्रकार दे सकता है। किस में दे सकता है? फार्टलेग में। फार्टलेग में एकदम हम ज़्यादा डेंसिटी के साथ व्यायाम कर रहे हैं तो बीच में थोड़ा हल्का व्यायाम ले लेंगे और फिर बदल देंगे। इसमें कोई भी फार्टलेग अवधि किसने दी? गोस्टा हालमोर ने और आस्टाड ने इसे विकसित किया। और फार्टलेग एक स्वीडिश भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर है फार्टलेग। मध्यांतर प्रशिक्षण, गति प्रशिक्षण, वजन प्रशिक्षण, इनमें से जो आंसर है फार्टलेग प्रशिक्षण। आगे चलते हैं दोस्तों। डंबल्स, बारबेल्स, पुली मशीन में इसका उपयोग होता है। भार प्रशिक्षण, गति प्रशिक्षण, प्रक्रिया प्रशिक्षण, सामर्थ्य प्रशिक्षण। तो वेट ट्रेनिंग में डंबल और बार एंड बेल्स का प्रयोग होता है। और वेट लिफ्टिंग को भारोत्तोलन को 1896 में ओलंपिक में शामिल किया गया और महिलाओं के लिए 2000 में शामिल किया गया। गति इसका सामुच्चय नहीं है। अत्यधिक गति, मैक्सिमम स्पीड, विस्फोटक स्पीड, विस्फोटक शक्ति, गति तितिक्षा, ताकत सहनशीलता और पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति इसका सामुच्चय नहीं है। आगे चलते हैं। बल प्रशिक्षण के 2 अभ्यासों के बीच कितना आराम होना चाहिए? तो हमारी मसल प्रॉपर रूप से तैयार होने के लिए 24 घंटे, 12 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 48 घंटे का टाइम लेती है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से टांगों के लिए कौन सा परिक्रमा व्यायाम नहीं है? स्क्वैट है, एस्ट्रॉयड जंप भी है, स्टेप जंप भी है, पुलअप नहीं है, पुलअप्स, चिनअप्स, ये बाइसेप्स और डेल्टॉयड का व्यायाम। आगे चलते हैं। ओवरलोड अति भार से होता है। थकान, अनुकूलन, प्रतिलाभ, आराम। तो ओवरलोड से अनुकूलन होता है। हम अपनी बॉडी को ज़्यादा डेंसिटी के साथ व्यायाम करते हैं और अपनी क्षमता से अधिक व्यायाम करते हैं तो इससे क्या बढ़ता है? अनुकूलन। आगे चलते हैं दोस्तों। जॉगिंग, तैराकी, साइकिलिंग इसका हिस्सा। निरंतर प्रशिक्षण, भार प्रशिक्षण, मध्यांतर प्रशिक्षण, फार्टलेग प्रशिक्षण। तो इसका आंसर है निरंतर प्रशिक्षण। आगे चलते हैं। डोकोबोल्स नामक प्रसिद्ध व्यायामी शिल्प ग्रीक में अर्थ है दौड़ का विजेता का चक्का फेंकने वाला। इसका आंसर है चक्का फेंकने वाला। आगे चलते हैं दोस्तों। सिंगल्स और डबल्स के लिए बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई होती है 1344, 1340, 1370, 1355। तो 1340 इसका राइट आंसर है। और 44 फीट। और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934 और भारतीय बैडमिंटन संघ की भी स्थापना 1934। पूना भी कहा जाता है। ग्लूस्टरशायर नामक शहर के नाम पर इसका नाम बैडमिंटन पड़ा। आगे चलते हैं। निम्न में से क्या प्रदर्शन में निरंतरता दर्शाती है? वैधता, विश्वसनीयता, ये भी दोनों। तो विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। आप एक टेस्ट को आपको 10 बार टेस्ट लेते हैं, आपके 70% ही नंबर आते हैं, तो ये क्या दर्शाती है? विश्वसनीयता। आगे चलते हैं। अनुसंधान प्रस्ताव को यह भी कहते हैं। रिसर्च प्रपोजल को यह भी कहते हैं सारांश, संक्षिप्त, संक्षेप, वर्गीकरण। तो इसका उत्तर है संक्षेप। अनुमान को कहते हैं अंश, कॉलर, अंतिम निष्कर्ष, पंडित का अंदाजा, ऊपरी सभी। तो इसका आंसर है ऊपरी सभी। परिवर्तिता नापने में कौन सा
तरीका बेहतर है। तो इसका जो वेरिएबिलिटी मापने के लिए क्या तरीका बेहतर है? सीमा, सामान्य विचलन, मध्य विचलन, ऊपर में से कोई नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इसको मापने का सबसे बेहतर तरीका है। आगे चलते हैं दोस्तों। फ्रेंच शॉर्ट सर्विस प्रशिक्षण किस खेल के लिए है? तो इसका आंसर है बैडमिंटन। इसमें शॉर्ट सर्विस टेस्ट भी है एक बैडमिंटन से संबंधित। अलाइनोमीटर से क्या मापा जाता है? अलाइनोमीटर से मापा जाता है आकार, बल, वजन, भंगिम। पोस्चर मापा जाता है अलाइनोमीटर से। आगे चलते हैं दोस्तों। भंगिम मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? अलाइनोमीटर, स्कोलियोमीटर, ये भी दोनों। तो जो हमारा अलाइनोमीटर से क्या मापा जाता है, स्कोलियोमीटर से भी हमारा भंगिम मापा जा सकता है, पोस्चर मापा जा सकता है, और अलाइनोमीटर से और स्कोलियोमीटर दोनों से। इससे स्कोलियोसिस विकृति भी इन दोनों से मापी जा सकती है। फुफ्फुस की क्षमता मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? फेफड़ों की क्षमता, वाइटल कैपेसिटी। बहुत बार आया है, मैंने आपको वीडियो में करा भी चुका हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमिनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सिग्नोमीटर, वेट स्पायरोमीटर। वेट स्पायरोमीटर से वाइटल कैपेसिटी मापी जाती है और सिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? रक्तदाब। आगे चलते हैं। ट्रेडमिल का उपयोग इसके नापने में होता है? गति, पावर, भागने में किया गया कार्य, बल। तो इसका आंसर है भागने में किया गया कार्य। आगे चलते हैं। क्रिकेट बैट की अधिकतम लंबाई होती है 38 इंच, 39 इंच, 40 इंच, 41 इंच। इसका राइट आंसर है 38 इंच। 96.5 सेंटीमीटर भी आ सकता है। पुरुषों की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है 0.840 मीटर, 0.920 मीटर, 1.067 मीटर, 1.11 मीटर। तो 1.067 मीटर इसका राइट आंसर है। दोबारा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। मैराथन की अधिकतम दूरी होती है 40 किलोमीटर, 41 किलोमीटर, 42.5, 42.195। तो इसका राइट आंसर है 42.195, 26 मील 385 गज। 385 गज इसका राइट आंसर है। टेबल टेनिस की अवधि खेल में बाल खेल में रहता तो उसे कहते हैं रैली, लेट, पॉइंट, ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसका जो आंसर है वो है रैली। रैली बॉल को व्यस्त होने को क्या कहा जाता है? रैली। इंट्राम्यूलर कार्यक्रम से विद्यार्थी के मन में यह उत्पन्न होता है। किसी ने हमें से मुझे क्वेश्चन भी भेजा था ये कि सर इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है उपलब्धि, आवेष्टन, विनोद, खुशी। तो इसका इन्वॉल्वमेंट से भाग लेना ही इंट्राम्यूलर से जो सबसे उत्पन्न अच्छी बात होती है, इन्वॉल्वमेंट ही विद्यार्थी के मन में उत्पन्न होती है कि सहभागिता। आगे चलते हैं दोस्तों। खेल कार्यक्रम का पहला कदम कौन सा है? पोस्ट करब का आपको मैं करवा दूंगा। उसका जो पहला है निर्देशन करना, कर्मचारी बंदोबस्त, आयोजन करना, बजटिंग। तो आयोजन, प्लानिंग। खेल कार्यक्रम के लिए वित्त को इसके द्वारा संचित किया जा सकता है? एल्यूमिनी संस्था द्वारा, दान द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग द्वारा, ऊपरी सभी द्वारा। इन सभी द्वारा खेल कार्यक्रम को आर्थिक रूप से संचित किया जा सकता है। आज का ये एग्ज़ाम आपका यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपकी जो आगामी परीक्षा है उसमें बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।